चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। हम रोजाना चीनी का इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खेतों में लहराने वाली 20 फुट लंबी गन्ने की घास हमारे किचन के जार में रखे एकदम शुद्ध रिफाइंड सफेद क्रिस्टल में कैसे बदल जाती है? आज की इस चर्चा में हम इस पूरी प्रक्रिया की शानदार इंजीनियरिंग को डिकोड करने वाले हैं। खेत से लेकर क्रिस्टल तक का ये सफर विज्ञान और थर्मोडायनामिक्स का एक ऐसा कमाल है जो सच में आपको हैरान कर देगा। इस पूरी प्रक्रिया को हम 6 प्रमुख हिस्सों में बांट कर देखेंगे। शुरुआत होगी गन्ने की कटाई से, फिर मिलिंग और रस निकालना, उसके बाद क्लैरिफिकेशन यानी सफाई, फिर इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और अंत में फाइनल रिफाइनिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इसके स्केल का अंदाजा लगाइए। ये चीनी मिलें कोई छोटी मोटी जगह नहीं होती। यहाँ 24 घंटे काम चलता है, साल में लगभग 280 दिनों तक। और उत्पादन, कुछ ऑपरेशंस तो सालाना 3.5 अरब पाउंड से भी ज्यादा चीनी बनाते हैं। 3.5 अरब पाउंड्स! ये नंबर अपने आप में दिमाग चकरा देने वाला है। तो आइए चलते हैं अपने पहले चरण की तरफ, यानी गन्ने की खेती और कटाई। आपको पता है, चीनी मुख्य रूप से 2 चीजों से मिलती है, चुकंदर और गन्ना। ठंडे इलाकों में चुकंदर को काटकर गर्म पानी के इस्तेमाल से प्रोसेस किया जाता है, लेकिन आज हमारा पूरा फोकस गन्ने पर है। ये उष्णकटिबंधीय इलाकों में बहुत तेजी से बढ़ने वाली फसल है, जिसमें लगभग 10 से 15% तक सुक्रोज होता है। और इस सुक्रोज को बाहर निकालने के लिए गन्ने को भारी मशीनों के बीच से गुजारना पड़ता है। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल बात समझने वाली है। गन्ने की कटाई के बाद मिल तक पहुँचने के लिए एक तरह से घड़ी की सुई टिक टिक करने लगती है। इसे कुछ ही घंटों के अंदर प्रोसेस करना होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गन्ना खराब होने लगता है और कीमती सुक्रोज टूटकर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल जाता है। यानी टाइमिंग यहाँ लिटरली सब कुछ है। गन्ने के मिल में पहुंचते ही ये हमारा दूसरा चरण शुरू होता है, मिलिंग और जूस एक्सट्रैक्शन। यहाँ असली इंजीनियरिंग का खेल शुरू होता है। सबसे पहले गन्ने को अच्छे से धोया जाता है और फिर बड़े बड़े स्विंग हैमर से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसके बाद इन टुकड़ों को भारी भरकम रोलर्स के एक सीरीज के बीच कुचला जाता है। इस दौरान गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इम्बिबिशन कहते हैं। इस तकनीक से गन्ने के अंदर मौजूद लगभग 95% गहरा, हरा और गाढ़ा रस बाहर निकल आता है। ये काफी इंटेंस प्रोसेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि रस निकालने के बाद बचे हुए छिलकों का क्या होता है? यही तो इस इंडस्ट्री की जीरो वेस्ट इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। इस बचे हुए रेशेदार हिस्से को बगास या खोई कहते हैं। इसे फेंका नहीं जाता, बल्कि सीधे हाई प्रेशर बॉयलरों में जलाया जाता है, जिससे पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए भाप और बिजली पैदा होती है। मतलब अपना कचरा खुद ही अपनी ऊर्जा बन जाता है ना कमाल? चलिए अब तीसरे चरण की बात करते हैं, क्लैरिफिकेशन और शुद्धिकरण। हमारे पास रस तो आ गया है, लेकिन यह भी काफी एसिडिक है और इसमें मिट्टी और वैक्स जैसी कई अशुद्धियां मिली हुई हैं। इस रस को साफ करने के लिए इंजीनियर्स कुछ बहुत ही स्मार्ट केमिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक मुख्य तरीका है डेफिकेशन, जहां रस में मिल्क ऑफ लाइम यानी चूने का पानी मिलाकर इसे 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाता है। इससे होता यह है कि सारी गंदगी भारी कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में नीचे बैठ जाती है और ऊपर एकदम साफ रस बचता है। इसके अलावा कार्बोनेशन और सल्फाइटेशन जैसी विधियां भी हैं, जो इसे और भी ज्यादा प्योर बनाती हैं। अब ये रस साफ तो है, लेकिन इसमें अभी भी लगभग 85% पानी है। तो हमारे चौथे चरण में हम इस पानी को इवेपोरेशन के जरिए कम करेंगे। इस भारी मात्रा में पानी को हटाने के लिए मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ रस को वैक्यूम के अंदर उबाला जाता है। वैक्यूम क्यों? क्योंकि इससे पानी कम तापमान पर ही उबल जाता है और हमारी चीनी जलकर कैरेमलाइज होने से बच जाती है। जब ये रस उबलकर एक गाढ़े सिरप में बदल जाता है, तब इसमें जानबूझकर चीनी के बहुत ही छोटे छोटे बीज डाले जाते हैं, ताकि क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया शुरू हो सके। इस उबलने की प्रक्रिया का जो रिजल्ट होता है, उसे मेसिक्यूट कहते हैं। ये एक बहुत ही गाढ़ा और चिपचिपा पेस्ट होता है, जिसमें शुद्ध चीनी के क्रिस्टल एक गहरे भारी गुड़ के सिरप में तैरते रहते हैं। इसे हैंडल करना सच में एक बड़ा टास्क होता है। क्रिस्टल तो अब बन गए हैं, लेकिन वो इस चिपचिपे गुड़ में फंसे हुए हैं। इन्हें अलग करने के लिए हम आते हैं अपने 5वें चरण पर, सेंट्रीफ्यूगेशन और सुखाना।
इस गाढ़े मैसिक्यूट पेस्ट को एक छेद वाली मेटल बास्केट में डाला जाता है जिसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, और ये मशीन 2800 चक्कर प्रति मिनट की स्पीड से घूमती है। इतनी तेज स्पिनिंग से जो फोर्स पैदा होता है वो लिक्विड गुड़ को बाहर की तरफ फेंक देता है और मशीन के अंदर सिर्फ सुनहरे भूरे रंग के कच्ची चीनी के क्रिस्टल बच जाते हैं। अब ये जो कच्ची चीनी है ये लगभग 98% शुद्ध है, लेकिन इस पर अभी भी भूरे रंग के गुड़ की एक बहुत ही पतली सी कोटिंग है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, ये भूरी चीनी हमारे किचन में दिखने वाले एकदम सफेद क्रिस्टल में आखिर बदलती कैसे है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारी यात्रा के छठे और आखिरी चरण में, यानी फाइनल रिफाइनिंग प्रोसेस। ये काम अक्सर मिल से दूर एक खास रिफाइनरी में किया जाता है। रिफाइनिंग का सबसे पहला और क्रिटिकल स्टेप है एफिनेशन। इसमें उस कच्ची भूरी चीनी को गरम गाढ़े सिरप के साथ धोया जाता है। ये एकदम उस तरह जैसे हम किसी चीज से बाहर की गंदगी को धोकर निकालते हैं। इससे उस पर लगा गुड़ का रंग मुलायम होकर धुल जाता है। इसके बाद इन क्रिस्टल्स को पूरी तरह पिघलाकर एक साफ लिक्विड बना लिया जाता है। अब इस पिघले हुए लिक्विड को सेकेंडरी कार्बोनेटेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि बचे खुचे रंग के कण भी निकल जाएं। फिर इसे वैक्यूम पैन में वापस से क्रिस्टल का रूप दिया जाता है और फाइनली इन क्रिस्टल्स को फ्लूइडाइज्ड बेड ग्रैन्युलेटर में गर्म हवा के बीच सुखाया जाता है, जिससे इनकी नमी घटकर सिर्फ 0.02% रह जाती है। इस ग्रैन्युलेटर से जो बाहर निकलता है वो 99.85% शुद्ध कार्बोहाइड्रेट होता है। और सबसे खास बात, इस प्राकृतिक सफ़ेद रंग को पाने के लिए किसी भी तरह के आर्टिफिशियल ब्लीचिंग एजेंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। जी हाँ, कोई ब्लीच नहीं। और क्योंकि इसमें नमी ना के बराबर होती है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ये चीनी सालों साल खराब नहीं होती। इसका शेल्फ लाइफ लिटरली अनिश्चितकालीन है। और हाँ, ये पूरी इंडस्ट्री सिर्फ चीनी तक ही सीमित नहीं है। इस प्रोसेस में निकलने वाले हर एक बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है, जिससे एक परफेक्ट सर्कुलर इकोनॉमी बनती है। खोई से बिजली और पैकेजिंग बनती है। वो जो कीचड़ या फिल्टर मड निकला था वो खेतों के लिए बेहतरीन खाद बन जाता है और बचे हुए गुड़ को या तो जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या फिर उससे अल्कोहल बनाया जाता है। कुछ भी वेस्ट नहीं होता। तो कृषि जीव विज्ञान और हाई स्पीड थर्मोडायनामिक्स के इस शानदार तालमेल को देखने के बाद सोचने वाली बात यह है, हमारे आसपास ऐसी और कौन सी विशाल इंडस्ट्रियल प्रणालियां चुपचाप काम कर रही हैं जो इस तरह की जीरो वेस्ट इंजीनियरिंग का पालन करती हैं। चीनी का ये सफ़र सिर्फ मिठास की कहानी नहीं है, ये इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग की एक बेहतरीन मिसाल है ना सोचने वाली बात। खैर, आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं।